डियर, यहाँ पे आप सभी को पता है कि स्टाफ नर्स के आप सभी के जो है एग्ज़ाम का डेट जो है आ चुका है। आप लोग को पता है, मैंने बताया भी था कि 200 प्रश्न मैं प्रतिदिन अब से एग्ज़ाम तक करूँगा और बिल्कुल मैं करवाने वाला भी यहाँ पे हूँ। आज पहला वीडियो 200 क्वेश्चन का आ चुका है, जिसमें आप लोग को सभी प्रकार के मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, समझ गए। अब 200 क्वेश्चन है तो समय तो लगेगा ही, आपको समय तो देना ही पड़ेगा। और मैं यहाँ पे हर एक टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया हूँ और जीरो से लेवल पर बेस लेवल से आपको ऊपर तक के क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी सुंदर आएगा। ठीक है, चलिए, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक एकदम ताबड़तोड़ क्लास की तरह डेली 200 क्वेश्चन आपको मिलेगा एक वीडियो, सिंगल वीडियो में। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एकदम मैंने बोला स्टार्टिंग से करेंगे और स्टार्टिंग से मैं कर भी रहा हूँ। पहला है, निम्न में से किस डिजीज को रूबेला के नाम से भी जाना जाता है? मीजल्स, चिकन पॉक्स, मम्प्स और पर्टुसिस। सबसे पहले आपको बताना है कि किसे रूबेला के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए चिकन पॉक्स, मीजल्स, चिकन पॉक्स, मम्प्स, पर्टुसिस। तो रूबेला को हम लोग मीजल्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए, एक होता है MMR, मम्प्स, मीजल्स, रूबेला, समझ गए। तो ये तीनों एक ही टीका जो है आपको लगता है, ठीक है, समझ गए चीज़ को। पहला प्रश्न, आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस डिजीज को वेरिसेला के नाम से भी जाना जाता है? वेरिसेला के नाम से किस डिजीज को भी जाना जाता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस, चिकन पॉक्स, मम्प्स, पर्टुसिस। तो आपको पता होना चाहिए वेरिसेला जोस्टर के कारण जो है आपके चिकन पॉक्स होता है। ऑप्शन नंबर बी, ये आप जो है ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, कॉपलिक स्पॉट उत्पन्न किस रोग का विशेषता है? तो आपको पता होना चाहिए कॉपलिक स्पॉट किस में दिखता है, तो मिजल्स में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है, चौथा क्वेश्चन है कि खसरे का कारण है, मिजल्स का कारण क्या होता है? देखिए, मिजल्स एक वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, मिजल्स का कारण पूछ रहा है। आप लोग को पता है मिजल्स जो होता है, चूंकि मिजल्स एक वायरस जनित रोग है, ठीक है, वायरल डिजीज है। अब मिजल्स जो होता है, आपको अभी मैंने बताया वेरिसेला जोस्टर के कारण कौन सा होता है? वेरिसेला जोस्टर, चिकन पॉक्स जो है होता है वेरिसेला जोस्टर के कारण। अब ये जो पैरामैक्सिको वायरस है, ये पैरामैक्सिको वायरस जो है, यह एक फैमिली है, यह एक समूह है जिसके अंतर्गत जो है आपके मीजल्स जो है होता है, समझ गए। तो ऑप्शन ए राइट होगा, समझ रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में से चिकन पॉक्स का कारण कौन है? अभी मैंने बताया चिकन पॉक्स का कारण ऑप्शन नंबर बी, वेरिसेला जोस्टर, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू क्या है? स्वाइन फ्लू क्या है? देखिए, वायरल कम्युनिकेबल डिजीज है, बैक्टीरियल है, फंगल है या वायरल नॉन कम्युनिकेबल है? देखिए, स्वाइन फ्लू जो होता है यह वायरल है और यह कम्युनिकेबल है, मतलब संचारित है, समझ रहे हैं। सातवां क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू मेनली बॉडी के किस सिस्टम को प्रभावित करता है? स्वाइन फ्लू मेनली किसको प्रभावित करता है? रिस्पायरेटरी, डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रेटरी, किसको प्रभावित करता है? तो स्वाइन फ्लू मेनली श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है ना। देखिए, एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनता है उसको मैंने लेने का प्रयास किया हूँ, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है, आठवां है, स्वाइन फ्लू मेनली किस एनिमल को इफेक्ट जो है करती है? यानी स्वाइन फ्लू जो है मेनली जो है किस एनिमल को इफेक्ट जो है करती है? डॉग, मस्क्यूटो, पिग्स एंड डंकी, किसको? तो यहाँ पे आपको बताना है। तो राइट आंसर पिग होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे राइट क्वेश्चन है कि निम्न में से स्वाइन फ्लू का कारण क्या है? स्वाइन फ्लू का कारण क्या है? H1N1 वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV, एबोला वायरस, H1N1 बैक्टीरिया। देखिए, अब चूंकि वायरस, स्वाइन फ्लू एक वायरल रोग है, वायरस वाला है, तो बैक्टीरिया तो होगा नहीं, इबोला होगा नहीं, HIV होगा नहीं, तो H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण स्वाइन फ्लू होता है, समझ रहे हैं। ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। निम्न में से किस स्थिति में स्वाइन फ्लू का ट्रांसमिशन हो सकता है? किस स्थिति में स्वाइन फ्लू का ट्रांसमिशन हो सकता है? समझ गए। रेगुलर एक्सपोजर टू पिग्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्ट, मस्क्यूटो बाइट, डॉग बाइट। तो आपको पता है डॉग बाइट से आपका क्या होगा? रेबीज होगा। मच्छर काटने से आपके बहुत सारे रोग होते हैं, मच्छर काटने से, पता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्ट से आपके HIV होगा, समझ गए। लेकिन रेगुलर एक्सपोजर टू पिग, अब पिग को सबसे ज़्यादा स्वाइन फ्लू प्रभावित करता है, तो पिग के
जो है संपर्क में आने से ही जो है आपका सबसे ज़्यादा जो है क्या होगा, स्वाइन फ्लू संचारित होगा, फैलेगा। समझ रहे हैं ना, तो ऑप्शन ए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्फेक्टेड एनिमल जैसे चिंपांजी, मंकी, गोरिल्ला आदि के ब्लड या बॉडी सिक्रेशन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पर निम्न में से कौन से डिजीज ट्रांसमिटेड जो है हो सकता है? एबोला, मीजल्स, एड्स एंड डिप्थीरिया। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एबोला। ठीक है ना, एबोला राइट आंसर। देखिए इन्फेक्टेड डिजीज चाहे चिंपांजी हो, मंकी हो, गोरिल्ला हो, इनके बॉडी से के सिक्रेशन से या ब्लड से अगर कोई डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है तो उसको एबोला रोग जो है आपको हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन है। निम्न में से किस डिजीज को इन्फेक्टिव देख लीजिए पेरोटाइडाइटिस जो है के नाम से भी जानते हैं? इन्फेक्टिव पेरोटाइडिटिस के नाम से जानते हैं। मिजल्स, चिकन पॉक्स, मम्स और पर्टूसिस। देखिए जो पेरोटाइडाइटिस होता है इसमें पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है ना, तो वह कौन से बीमारी में होता है? मम्स में, गलसुआ में पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन हो जाता है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस डिजीज को वूपिंग कफ के नाम से जाना जाता है, यानी काली खांसी के नाम से? मिजल्स, चिकन पॉक्स, मम्स और पर्टूसिस। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, पर्टूसिस को काली खांसी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। पर्टूसिस किसके अंतर आता है? डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनेस। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे। निम्न में से रेबीज का कारण क्या है? रेबीज का कारण क्या होता है? पैरामेक्सिको, वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है ना, लाइसा वायरस टाइप 1, वायरस ऑफ टोगा वायरस फैमिली। यानी कौन सा रेबीज का कारण होता है, हमसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? लाइसा वायरस टाइप 1। ठीक है, याद रखिएगा। कहता है इबोला है। इबोला क्या है? देखिए इबोला क्या है, तो इबोला एक वायरल कम्युनिकेबल डिजीज है, बैक्टीरियल है, फंगल है या वायरल नॉन कम्युनिकेबल है? देखिए इबोला भी एक वायरल इन्फेक्शन ही है, इन्फ्लुएंजा भी वायरल इन्फेक्शन ही है। ठीक है, और उसके बाद वेरिसोला जोस्टर जो चिकन पॉक्स है वो भी वायरस है। यानी अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ ये सब के सब वायरल वाला डिजीज है, वायरस वाला। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पे। निम्न में से वायरस बोर्न कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, यानी वायरस बोर्न कम्युनिकेबल नहीं है। कौन? इबोला है, मिजल्स है, ठीक है, एड्स भी आपका है, लेकिन जो है इनमें कौन नहीं है? तो जो बच गया वही राइट है, डिप्थीरिया आपका न है। समझ गए, तो ये आपका जो है राइट। डिप्थीरिया क्या है? डिप्थीरिया बैक्टीरियल है। समझ रहे हैं चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर के क्वेश्चन है। स्वाइन फ्लू का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। स्वाइन फ्लू का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जैसे कोई इन्फेक्शन बॉडी में प्रवेश किया, ये बॉडी है और यहाँ पे लक्षण दिखना, ठीक है, तो इन बीच का जो अवधि लगता है लक्षण शरीर में प्रवेश करने से लेकर और लक्षण दिखने तक का जो अवधि होता है वही आपका इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। समझ गए। 1 से 4 दिन, 14 से 20 दिन, 1 से 3 महीना और कई महीनों से लेकर कई वर्षों तक। तो राइट आंसर कौन सा होगा? 1 से 4 दिन। स्वाइन फ्लू का इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 4 दिन। अब देखिए उद्भावन अवधि में आपसे एग्जाम में पूछेगा इंक्यूबेशन पीरियड, तो ये नहीं हो सकता है कि ये एग्जैक्ट दे देगा। समझ गए, एग्जैक्ट दे देगा। हो सकता है वहाँ पे 2 से 5 दिन दे दे। समझ गए, पॉसिबल है। हो सकता है 1 से 6 दिन दे दे। तो आपको इस नियरेस्ट देखना है, नियरेस्ट देखना है कि जो मैं 1 से 4 दिन बताया, अगर एग्जैक्ट दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो इसके नियर दिखेंगे कि कौन है और वही अपना मारेंगे। बात समझ रहे हैं। चलिए 18 क्वेश्चन है यहाँ पे। मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मम्स मतलब समझ रहे हैं ना, मम्स गलसुआ का उद्भवन अवधि कितना दिन होता है? 1 से 4 दिन, 14 से 20 दिन, 1 से 3 महीने। तो जो अपन गलसुआ होता है, गलसुआ का उद्भवन अवधि मम्स का 14 से 20 दिन होता है, 14 से 20 दिन। अब आपके एग्ज़ाम में यहाँ पे दे देगा 15 से 22 दिन, तो क्या ये नहीं होगा? ये भी होगा। ये नहीं रहेगा तो ये होगा। समझ रहे बात को। क्या दे देगा आपको? 13 से 20 दिन दे देगा, तो क्या आपको ये नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हम नियरेस्ट देखते हैं कि जो आपके जानकारी है वो नियरेस्ट में ऑप्शन में है। अगर ये 14 से 20 नहीं रहेगा तो हम इसके नियर देखेंगे कि इसके नियर कौन है, क्योंकि आप 14 से 20 मम्स का पढ़े हैं इंक्यूबेशन, तो ए नहीं है तो इसके नियर जो रहेगा वो होगा। सीधी बात है। ओके, चलिए ए हो गए यहाँ पे आपके 30 तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे आता है कि जेस्टेशनल एज से क्या आप समझते हैं। देखिए बहुत बार परेशान हैरान करता है, जेस्टेशनल एज से क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो जो जेस्टेशनल एज होता है यहाँ पे देख लीजिए, ये जो एज होता है इससे आप लोग क्या समझते हैं। एलएमपी के फर्स्ट डे से लेकर शिशु के जन्म तक की अवधि, ओवम के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक की अवधि, लेबर प्रोसेस स्टार्ट होने से लेकर शिशु के जन्म होने तक की अवधि, क्विकनिंग से लेकर शिशु के जन्म होने तक की अवधि। देखिए जो जेस्टेशनल एज होता है इसका कहने का मतलब होता है कि जैसे ही आपके प्रेगनेंसी, जैसे एल एम पी ठीक है, एल एम पी के फर्स्ट डे से लेकर जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन जो होता है उसके फर्स्ट दिन से लेकर शिशु के जन्म तक के अवधि के सारे अवधि को हम लोग जेस्टेशनल एज जो है बोलते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे है 20 है, फर्टिलाइजेशन एज का क्या मतलब होता है। तो देखिए फर्टिलाइजेशन एज का मतलब होता है ओवम के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक की अवधि। यानी ओवम जो अंडा होता है, अंडा के निषेचन से लेकर फर्टिलाइजेशन से लेकर शिशु के जन्म तक के अवधि को फर्टिलाइजेशन एज कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे है, यहाँ पे देख लीजिए जेस्टेशनल एज की अवधि फर्टिलाइजेशन एज से कितना ज़्यादा होता है। देख लीजिए 14 दिन अधिक होता है, 14 दिन कम होता है, 7 दिन अधिक होता है, 7 दिन कम होता है। समझ लीजिए बातें को, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, जेस्टेशनल एज की अवधि फर्टिलाइजेशन एज से 14 दिन अधिक होता है। यानी जेस्टेशनल एज पहले शुरू होता है, फर्टिलाइजेशन एज बाद में शुरू होता है। समझ गए, जब आरोपण हो जाता है तब ये चीज़ें शुरू होता है। आगे है 22 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है माय डियर, देख लीजिए कि फीटल डेवलपमेंट के दौरान निम्न में से कौन सी स्ट्रक्चर सबसे पहले बनती है। यानी जब फीटल भ्रूण जब डेवलप होता है, विकसित होता है, तो सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर बनता है। ब्लास्टोमेयर, मोरूला, ब्लास्टोसिस्ट एंड आपका अगला जो है यहाँ पे है इनर सेल मास। तो सबसे पहले फीटल डेवलपमेंट के दौरान सबसे पहले जो संरचना बनता है वह ब्लास्टोमेयर्स होता है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़िए 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्ट्रक्चर अन्य की तुलना में सबसे अंत में बनती है। पहले सबसे पूछेगा तो ब्लास्टोमेयर, समझ गए। जेस्टेशनल एज के दौरान सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनेगा ब्लास्टोमेयर, और सबसे लास्ट में अगर आपसे पूछेगा तो कौन सा होगा, तो सबसे लास्ट में जो बनता है वो ऑप्शन नंबर ब्लास्टोसिस्ट, ऑप्शन नंबर डी। स्टार्ट में ब्लास्टोमेयर और लास्ट में ब्लास्टोसिस्ट। ओके चलिए ये हो गया। 24 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लास्टोमियर होती है, ब्लास्टोमियर होती है क्या होती है। तो ब्लास्टोमियर क्या होती है, 2 कोशिकीय, 4 कोशिकीय, 8 कोशिकीय, 16 कोशिकीय। तो 2 कोशिकीय इसका राइट आंसर होगा। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछता है। यह इंटरनल हो गया, एक तो ब्लास्टोमियर बहुत लोग नहीं जान पाते हैं, और दूसरा हो गया कि भाई ब्लास्टोमियर कितने सेल से बनते हैं, तो 2 सेल से बनते हैं, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे माय डियर, कहता है मोरूला होती है, मोरूला क्या होती है। तो मोरूला क्या होती है, मोरूला 2 कोशिकीय, 4 कोशिकीय, 8 कोशिकीय, 16 कोशिकीय। तो मोरूला जो होती है वह 16 कोशिकीय होती है। इस चीज़ को दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए, समझ गए। मोरूला भी एक संरचना ही है, समझ लीजिए। जिस प्रकार से ब्लास्टोमियर एक संरचना है उसी प्रकार से मोरूला भी एक संरचना है, ठीक है। जाइगोट के ब्लास्टोमेयर बनने की प्रक्रिया किस प्रकार के डिवीजन द्वारा होती है। यानी जो जाइगोट है, जाइगोट से अगर ब्लास्टोमेयर बनता है तो इसके बनने की प्रक्रिया किस प्रकार के जो है आपके सेल डिवीजन होता है। यानी जो निषेचन होता है, निषेचन के बाद जो ब्लास्टोमेयर बनता है यह किस प्रकार के डिवीजन के द्वारा बनता है, ठीक है। समसूत्री, अर्धसूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री दोनों, और इस दौरान कोई भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। तो जाइगोट से जब ब्लास्टोमेयर बनता है इस दौरान जो सेल डिवीजन होता है वो समसूत्री से होता है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 27 है,
जाइगोट से ब्लास्टोमियर का निर्माण लगभग कितने समय बाद होता है? जब अब ब्लास्टोमियर क्या है? यह एक प्रोसेस है कि इसके बाद ये संरचना, इसके बाद ये संरचना, ठीक है। जब से जैसे सबसे पहले क्या होता है? निषेचन की क्रिया होता है, अंडा को जो आपके मेल होता है उसका जो है क्या होता है? निषेचन करता है। देन उसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस आगे संरचना बढ़ता है। तो उसी संरचना में जाइगोट से जो ब्लास्टोमियर का निर्माण होता है, इस दौरान कितना समय लगता है? 6 घंटा, 30 घंटा, 40 से 50 घंटा, 96 घंटा। क्या लगता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 30 घंटे का समय लगता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है 28 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, कहता है जाइगोट से मोरुला बनने में लगभग कितना समय लगता है? जाइगोट से जब मोरुला बनता है तो कितना समय लगता है? जाइगोट से अगर ब्लास्टोमियर पूछेगा तो 30 घंटा, और जाइगोट से मोरुला बनने में कितना समय लगता है? 6 घंटे, 30 घंटे, 40 से 50, 96 घंटे। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है, 96 घंटे इज द राइट आंसर। कब? जाइगोट से मोरुला बनेगा। यानी एक बात आपको समझ में आ गया कि जाइगोट के बाद जो है ब्लास्टोमेयर, और ब्लास्टोमेयर से भी बाद में मोरुला बनता है। क्योंकि जाइगोट से ब्लास्टोमेयर तो 30 घंटा में ही बन रहा है, तो मोरुला तो 96 घंटा में बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तो ब्लास्टोमेयर से भी आगे है मोरुला संरचना में। बात समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर है, फीटल डेवलपमेंट के दौरान बनने वाली जो सुचर्स होती है, सॉरी, स्ट्रक्चर का सही क्रम क्या है? देखिए अब आपको समझ में आएगा। अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया कि जाइगोट के बाद ब्लास्टोमेयर, ब्लास्टोमेयर के बाद क्या, मोरुला तो पढ़ लिए कि 96 घंटे बाद ब्लास्टोमेयर, 30 घंटे बाद जाइगोट के। लेकिन अब आपको सही क्रम स्ट्रक्चर का पता चलेगा फीटल डेवलपमेंट में, भ्रूण के विकास में। अब जो है सही जो है चीज़ें पता चलेगा। जैसे होता कैसे है? पहले आपका जाइगोट, जाइगोट का निर्माण युग्मनज का, दूसरा होता है ब्लास्टोमियर का निर्माण जो कि बताएं, तीसरा मोरुला का निर्माण, और ब्लास्टोसिस्ट के निर्माण लास्ट में होता है, ठीक है। ये 4 प्रक्रिया होता है, समझ गए। अब युग्मनज से जाइगोट से ब्लास्टोमियर 30 घंटा, जाइगोट से मोरुला 96 घंटा, ठीक है। तो ये आप समझ गए चीज़ों को, एकदम याद है। युग्मनज से ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर से मोरुला, मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट, ये एक क्रम है फीटल डेवलपमेंट का, समझ रहे हैं। और ये सब स्ट्रक्चर है, ओके ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन है, डेसुडुआ का अर्थ क्या होता है? डेसुडुआ का अर्थ क्या होता है? डेसुडुआ का अर्थ क्या होता है? यूट्रस का पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोकार्डियम और इंडोमेट्रियम। देखिए यूट्रस का पेरीमेट्रियम ये आपका बाहरी भाग होता है, होगा नहीं। मायोमेट्रियम मध्यम लेयर होता है, होगा नहीं। इंडोकार्डियम ये तो आपका हार्ट का लेयर की बात कर रहा है, तो ये होगा नहीं। तो राइट आंसर यूट्रस के जो निचले लेयर होता है इंडोमेट्रियम, यही आपका एक प्रकार से डेसुडुआ होता है, समझ गए। चलिए आगे है 31 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे 31 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है कि डेसुडुआ नन प्रेग्नेंट यूट्रस की तुलना में लगभग क्या होता है? 2 गुना थिक, 4 गुना थिक, 8 गुना थिक, आधी मोटाई युक्त होता है। तो डेसुडुआ नन प्रेग्नेंट यूट्रस की तुलना में जो एक प्रेग्नेंट में कैसा होता है, इस चीज़ को जो है हमसे पूछ रहा है, समझ रहे हैं चीज़ों को। देखिए डेसुडुआ आप लोग समझ गए कि यूट्रस प्रेग्नेंट के दौरान यह बनता है, और यह जो है सबसे इंटरनल लेयर यूट्रस के होता है, उसमें तैयार होता है डेसुडुआ। तो अब चूंकि यह एक स्पंजी लेयर होता है, समझ गए, ये डेसुडुआ एक स्पंजी लेयर होता है यूट्रस के इनर लेयर में। अब ये डेसुडुआ प्रेग्नेंट में ज़्यादा मोटा होता है, ज़्यादा स्पंजी होता है। नन प्रेग्नेंट में जो है बिल्कुल कम होता है, समझ गए। तो यह बेसिकली नन प्रेग्नेंट यूट्रस के तुलना में 4 गुना थिक होता है, मोटा होता है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग यहाँ पे कि निम्न में से प्रेगनेंसी से संबंधित फ्लूइड तरल क्या है? पेरिटोनियल द्रव, एमनियोटिक द्रव, प्लूरल द्रव, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव। ये सेरिब्रो स्पाइनल यह आपके ब्रेन में और यह आपके स्पाइनल में पाया जाता है। प्लूरल फेफड़ा में जमा होगा, पेरिटोनियल ये पेरिटोनियल कैविटी में जमा होगा, लेकिन एमनियोटिक द्रव जो है आपके यूट्रस के अंदर होता है प्रेगनेंसी के दौरान, समझ रहे हैं बात को। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। 33 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे कहता है फीटल डेवलपमेंट के दौरान
किस अवधि पर फीटस में ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। यानी जब बच्चा विकसित होते रहता है, विकास होते रहता है, बच्चा में डेवलपमेंट होते रहता है भ्रूण में, तो इस दौरान भ्रूण में जो ब्लड सर्कुलेशन कब से स्टार्ट हो जाता है। 2 से 3 वीक, 5 वीक, 8 वीक, 12 वीक। तो 2 से 3 वीक में बच्चे में ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट, बच्चे में नहीं भ्रूण में हो जाता है। ओके। 34 नंबर क्वेश्चन है, फीटल डेवलपमेंट के दौरान किस अवधि पर फीटस में हार्ट धड़कना स्टार्ट कर देता है। जब भ्रूण का विकास होते रहता है, अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग प्रोसेस में, तो पूछ रहा है कि इन्हीं विकास के क्रम में भ्रूण में हार्ट का धड़कना कब स्टार्ट हो जाता है, कब स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे बात को। 2 से 3 वीक, 5 वीक, 8 वीक और 12 वीक। तो 2 से 3 वीक में तो ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है और 5वें वीक में भ्रूण में हार्ट का धड़कना जो है शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है अपना 34 नंबर का क्वेश्चन रहा। चलिए आगे का क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है कि नवजात नियोनेट जो नवजात बच्चे होते हैं उसमें शुरुआती आकलन किस विधि का उपयोग करके किया जाता है। यानी हम बच्चे का स्टार्टिंग में जो आकलन असेसमेंट करते हैं किसका उपयोग करके करते हैं। अपगार स्कोर सिस्टम, रूल्स ऑफ 9, ग्लास्को कॉमा स्केल, असेसमेंट ऑफ मोरो रिफ्लेक्स, किसका करते हैं। आप सबको पता है नवजात मतलब नए जन्मे बच्चे, और उसका स्टार्टिंग में हम लोग आकलन करते हैं अपगार स्कोर सिस्टम से। इसमें 3 अंक 0, 1 और 2, ये 3 अंकों का इस्तेमाल किया जाता है। अधिकतम अपगार में कितना नंबर मिल सकता है, 10 अंक। 8 से 10 अंक जो है बच्चा को उच्च कोटि बताता है, समझ लीजिए उच्च कोटि बताता है, समझ गए। 4 से 7 जो है ठीक ठाक नॉर्मल बताता है, जहाँ पे थोड़ा बहुत चीज़ें को आवश्यकता हो सकता है, समझ गए। और 4 से कम जो है ये बताता है कि बच्चा काफ़ी संकट में है और उसे इमीडिएट जो है ज़रूरी पड़ती है चीज़ों को। समझ रहे बात को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्न में से अपगार स्कोरिंग सिस्टम में एक्सेस किए जाने वाला लक्षण नहीं है। यानी अपगार स्कोर में आपको पढ़े होंगे तो पता है 5 चीज़ों, ये जो अपगार अपन बना है, अपगार नाम से ही जो है आपके 2 2 4 5 जो है चीज़ों का एक्सेस किया जाता है। देख लीजिए 5 चीज़ कौन सा है। हार्ट रेट किया जाता है, रिस्पायरेशन किया जाता है, ठीक है, पोटेंसी ऑफ एयरवे और रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी। तो राइट आंसर जो होगा वह आपको इसमें से पूछ रहा है कौन नहीं किया जाता है। देखिए हार्ट रेट है, रिस्पायरेशन है, रिफ्लेक्स है, ए ऑप्शन नंबर सी पोटेंसी ऑफ एयरवे ए नहीं है, तो ए आपका राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं। 37 है, अपगार स्कोरिंग सिस्टम में कुल कितने लक्षण का एक्सेस किया जाता है। अभी मैंने बता दिया कुल 5 चीज़ों का एक्सेस किया जाता है। त्वचा का रंग, श्वसन, हार्ट रेट, समझ रहे बात को, तान्यता, पेशीय तान्यता, जो इरिटेबिलिटी हुआ, इन सब 5 चीज़ों को जो है किया जाता है। आगे है 38 नंबर है, अपगार स्कोरिंग सिस्टम में एक नवजात का मिनिमम स्कोर हो सकता है। मिनिमम कितना हो सकता है, इन चीज़ों को आपको बताना है। तो आपको मैंने बताया मिनिमम 0 तक आ सकता है, समझ गए। मिनिमम अगर सब कुछ अनुपस्थित है बच्चा में तो 0 जो है उसको हो सकता है। क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। बात समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग। तो आगे कह रहा है, देख लीजिए कि अपगार स्कोर सिस्टम में एक नियोनेट का मैक्सिमम स्कोर कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम स्कोर अभी मैंने बताया 10 हो सकता है, और यह 10 जो है ऐड करके होता है। जो 5 लक्षण है ना जिसका असेसमेंट किया जाता है उसमें किसको कितना जो है नंबर मिला है, और पाँचों को ऐड करके अगर 10 आ जाता है तो ये मैक्सिमम नंबर होता है। 10 से ज़्यादा अपगार में नहीं आ सकता है, ठीक है। आगे है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीएसके का पूरा नाम क्या है। आरबीएसके का पूरा नाम है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इस बार ये क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए थे नर्सिंग ऑफिसर में। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इज द राइट आंसर आरबीएसके का, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखा है लेकिन ये हिंदी ये उच्चारण है इसका, इस बात को आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ। 41 नंबर का क्वेश्चन है, आरबीएसके की शुरुआत कब की गई। आरबीएसके की शुरुआत जो है आपको 2013 में की गई, याद रखिएगा। समझ रहे बात को। 42 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रोग्राम का संबंध 4DS पर फोकस करने से है। 4DS जो है होता है, ये 4 डिसऑर्डर है, समझ रहे हैं ना, ये 4 बीमारी होता है। इसको ये प्रोग्राम है, कौन से प्रोग्राम जो 4DS पर फोकस करता है, समझ गए। तो 4DS पर फोकस करने वाला जो प्रोग्राम है वो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएसके का है। ये भी बच्चे से ही संबंधित है, समझ लीजिए, IMNCI, ओके। आगे है आरबीएसके के
4DS में शामिल नहीं है। 4DS में कौन शामिल नहीं है? तो 4DS में शामिल नहीं है डिसऑर्डर ऑफ जेनिटो यूरिनरी सिस्टम। अब यहाँ पे 4DS मतलब 4 लक्षण है, इनमें से 3 आपके सामने है, देख लीजिए। डिजीज इन चिल्ड्रेन, डिफेक्ट एट बर्थ, डिफिशियंसी डिजीज। तो 3 तो आपको 4DS में यही 3 यहाँ पे दे दिया गया है। क्वेश्चन से क्वेश्चन बनता है, डिजीज इन चिल्ड्रेन, डिफेक्ट एट बर्थ, डिफिशियंसी डिजीज। तो ये 3 यहाँ पे दे दिए हैं, बच गया एक। हमें से पूछ रहा है कौन नहीं है, तो आपके ए यूरिनरी सिस्टम नहीं है। जिसको ये तीनों याद होगा वो तो आराम से इस पर टिक मार लेगा। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। देखिए ये चीज़ें हो गई आपको यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्वेश्चन है IMNCI। अभी मैंने जो ऊपर बताया IMNCI के बारे में, तो ये जो अपन IMNCI है इसकी शुरुआत कब की गई, इसकी शुरुआत कब की गई, बारी बारी से सब चीज़ जानेंगे, फुल फॉर्म भी जानेंगे, सब चीज़ जानेंगे। देखिए IMNCI की शुरुआत जो की गई वो ऑप्शन नंबर बी 2006 में की गई, याद रखना है। 2005 में क्या किया गया, 2005 में आपको RTI लागू किया गया, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए रूरल हेल्थ मिशन, यह कब, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? 2011 में एक जनगणना हुई थी और अभी यह लास्ट जनगणना 2011 का ही अभी तक चल रहा है। बात समझ रहे हैं? आगे है क्वेश्चन, एक बालक को IPV की कुल कितनी डोज दी जाती है? एक बालक है उसको IPV की कुल कितनी डोज दी जाती है? ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 4 है। इसका कमेंट करके आप बताइए कि कितनी डोज दी जाती है। बात समझ रहे हैं? आगे चलिए, आगे है IMNCI का संबंध है। अब यहाँ पे आया ना, IMNCI का संबंध है, किससे संबंध है? देखिए IMNCI जो होता है यह न्यूनेंट एंड चिल्ड्हुड इलनेस के मैनेजमेंट से है। यानी नवजात बच्चा और जो चिल्ड्हुड होता है बचपन में, उसमें जो रोग होता है उसके मैनेजमेंट से संबंधित काम IMNCI जो है करता है। ओके, चलिए आगे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि नवजात का पहला मल क्या कहलाता है? अभी मैं आपको बताया नवजात का पहला मल जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी मिकोनियम होगा। समझ गए? ए वर्निक्स कैसियोसा क्या होता है? तो आप लोग देखते होइएगा, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके बॉडी पर चिपचिपा पदार्थ लगा होता है, उसी को वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं। समझ गए? कोलोस्ट्रम क्या होता है? तो यह प्रथम मिल्क होता है जो जन्म के बाद बच्चा का जो है माँ के प्रथम मिल्क को कोलोस्ट्रम बोलते हैं। बिलुब्रिन आप लोग को पता है कि यह बढ़ने से क्या होता है, बिलुब्रिन बढ़ने से जॉन्डिस होता है। तो इन सब चीज़ों को जो है ध्यान में हमको रखना था। समझ गए? आगे चलते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक की लंबाई होती है कितना? जन्म के समय बालक की लंबाई कितना होता है? 50 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। यह 45 से लेकर 50-52 के आसपास में होता है। आप देख लीजिएगा कौन सा आंसर दिया है जन्म के समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर का है, यहाँ पे 1 वर्ष के बेबी की लेंथ जन्म की लंबाई का लगभग कितना जो है होता है? यानी 1 वर्ष के बेबी है उसके लेंथ की लंबाई लगभग कितना होता है जन्म के लंबाई का? यानी जो जन्म के समय लंबाई था तो उस लंबाई का कितना जो है आपके वृद्धि हो जाता है 1 वर्ष के उम्र में? सवा गुनी यानी 25% वृद्धि, 50% वृद्धि, 100% वृद्धि, 200% वृद्धि। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर 50% वृद्धि हो जाता है। मानिए 50% वृद्धि उसमें हो जाता है 1 वर्ष के उम्र पर। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 4 वर्ष के बालक की लेंथ जन्म की लंबाई का कितना होता है? 4 वर्ष के बालक की लेंथ जो है जन्म के लंबाई का कितना होता है? अगर जन्म के समय 50 सेंटीमीटर रहा है तो 4 वर्ष बाद कितना जो है परसेंट वृद्धि हो जाएगा? जबकि हम जानते हैं 1 वर्ष बाद 50% वृद्धि हो जाता है, तो 4 वर्ष बाद कितना वृद्धि होगा? तो एक गुना भाग वाला गुना भाग करने से सही नहीं होगा, इसका अलग कंसेप्ट है। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 100% वृद्धि होता है। 100% यानी 50 सेंटीमीटर के है तो 50 सेंटीमीटर और वृद्धि हो जाएगा, तो 100 सेंटीमीटर जो है 100 सेंटीमीटर तो होगा ही, साथ में 100% वृद्धि होता है 4 वर्ष के उम्र पर। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अपन 51 नंबर क्वेश्चन है, अनकॉन्शियस बच्चा यानी एक बेहोश बच्चा है। समझ रहे हैं चीज़ को? बेहोश बच्चा है
और बेहोश बच्चा में असेसमेंट हेतु ईज में ले जाने वाली विधि कौन सी है? अनकॉन्शियस चाइल्ड के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? सब लोग जानते हैं अनकॉन्शियस के लिए ग्लास्को कॉमा का उपयोग होता है, ठीक है, ग्लास्को कॉमा का सब लोग जानते हैं। और 52 नंबर का क्वेश्चन है माय डियर, यहाँ पे आरबीएसके में डिफेक्ट एट बर्थ में कौन से डिफेक्ट को शामिल किया गया है? ठीक है, डिफेक्ट एट बर्थ, डिफेक्ट एट बर्थ, डिफेक्ट एट बर्थ का मतलब होता है कि बर्थ जन्म के समय कुछ समस्या होना, समझ गए, जन्म के समय। आरबीएसके का जो मतलब है यहाँ पे आप लोग सीधा सीधा समझ लीजिए कि यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, डी होगा। यानी डिफेक्ट एट बर्थ का मतलब होता है डाउन सिंड्रोम एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये भी शामिल है। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, ये भी शामिल है। कॉन्जिनेंटल हार्ट डिजीज, ये भी शामिल है। यानी यह तीनों डिफेक्ट एट बर्थ जो है शामिल है। यानी जन्म के समय जो समस्या है उन समस्या में यह तीनों समस्या शामिल है और यह आरबीएसके के जो है आपके आरबीएसके में शामिल है। यह 4DX के अंदर शामिल है, जो 4DS आरबीएसके का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है यहाँ पे देख लीजिए, निम्न में से कौन सा केमिकल वाटर के घरेलू शुद्धिकरण के लिए यूज किया जाता है? यानी वह कौन सा केमिकल है जो घरेलू स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है शुद्ध के लिए? NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, एमोनिया, कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आसानी से मिल जाता है, ले आइए और उससे आप जल का आराम से शुद्धिकरण कर सकते हैं। देखिए बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर के अंदर आपके जो है क्लोरीन पाया जाता है, ठीक है ना, क्लोरीन जो है आपके ब्लीचिंग पाउडर के अंदर पाया जाता है। तो बेसिकली पानी का शुद्धिकरण वही ब्लीच करता है जो वही क्लोरीन करता है जो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर होता है। इसलिए ब्लीचिंग पाउडर अगर ऑप्शन में दिया है तो राइट आंसर ये होगा, अगर क्लोरीन दिया है तो क्लोरीन होगा। समझ रहे हैं? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे कहता है से शोर मतलब नॉइज के तापमान की यूनिट क्या होती है? अगर शोरगुल हो रहा है उसका हम लोग अगर मापते हैं कि कितना शोरगुल का लेवल है तो किस यूनिट में मापते हैं? डेसिबल, क्रीगा प्रति मीटर, इंच, mm ऑफ Hg। तो शोर का मापन जो है डेसिबल में होता है, याद रखिएगा। आप लोग कमेंट कीजिए कि व्यक्ति के सुनने योग्य कितना डेसिबल तक जो है अलाउ है, ठीक है। समान वार्तालाप के लिए बेस्ट जो है नॉइज लेवल कितना होता है? समान जो आपके वार्तालाप है नॉर्मल वार्तालाप के लिए जो नॉइज का लेवल, शोरगुल का जो लेवल है वो कितना है? 60 डेसिबल, 10 से 15 डेसिबल, 0 डेसिबल, 110 डेसिबल। तो राइट आंसर कौन सा होगा? 60 डेसिबल। 60 डेसिबल नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। 80 तक व्यक्ति सुन सकता है। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर है, निम्न में से रेफ्यूज डिस्पोजल का बेस्ट मेथड क्या है? रेफ्यूज डिस्पोजल का, समझ रहे हैं? रेफ्यूज डिस्पोजल का जो बेस्ट मेथड है वो आपका बर्निंग होता है, जला देना। जला दीजिए तो यह बेस्ट मेथड है डिस्पोजल का। समझ गए? रिफ्यूज जो चीज़ें रिफ्यूज कर गया है यानी उसको हम पुनः उपयोग आप नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए बेस्ट मेथड है कि आप उसे जला दीजिए। जला दीजिए, जलाने से उसका पूरा जो आकार है, गुण है, वही खत्म हो जाएगा। तो राइट आंसर बर्निंग, जलना होगा। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, किस डिजीज का कम्युनिटी में अचानक अत्यधिक मात्रा में फैल जाना क्या कहलाता है? यानी कोई रोग है, समझ लीजिए कोई बीमारी है और किसी समुदाय में अचानक तेजी से फैल जाना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एपिडेमिक, आइसोलेशन, इंडेमिक और पेंडेमिक। आइसोलेशन तो इसमें कहीं से होगा नहीं, क्योंकि आइसोलेशन एक पृथकीकरण होता है जिसमें संक्रामक बीमारी वाले मरीज को अन्य बीमारी वाले मरीजों से अलग रखा जाता है आइसोलेशन वार्ड में। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज़ है। अब इसका आंसर आप लोग बताइए कि अचानक से अत्यधिक मात्रा में किसी समुदाय में कोई रोग अगर फैलने लगे तो उसे क्या कहते हैं? ये आपको बताने का काम है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आगे है, किसी डिजीज का किसी एरिया में स्थिर रूप में रहना यानी कांस्टेंट बना रहना, यह क्या कहलाता है? मैं बता रहा हूँ, किसी डिजीज का किसी एरिया में मतलब किसी क्षेत्र में किसी रोग का किसी क्षेत्र में स्थिर होना, कांस्टेंट बने रहना
क्या कहलाता है? यही हमसे पूछ रहा है हकीकत में। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे जो 53 नंबर का है क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा केमिकल है जो घरेलू स्तर पर जल के शुद्धिकरण के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए घरेलू स्तर पर आसान चीज़ें होनी चाहिए, तो आसान चीज़ें ब्लीचिंग पाउडर बड़ी आसानी से मिल जाती है, तो ब्लीचिंग पाउडर हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब ब्लीचिंग पाउडर क्यों होगा? क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में आपको लगभग 33% के आसपास जो है आपको क्लोरीन की मात्रा होती है, और यही क्लोरीन जो है जल को शुद्धिकरण के उपयोग में काम आता है। ठीक है, चलिए आगे है शोरगुल। शोरगुल का यूनिट किस में हम लोग मापते हैं? तो शोरगुल नॉइज को डेसिबल में हम लोग मापते हैं, पता होना चाहिए। ठीक है, 55 है यहाँ पे, समान वार्तालाप के लिए बेस्ट नॉइज लेवल कौन सा है? तो समान वार्तालाप के लिए बेस्ट है आपका 60 डेसिबल तक, समझ गए, डेसिबल तक। आगे है 56 निम्न में से रेफ्यूज डिस्पोजल का बेस्ट मेथड है। देखिए रिफ्यूज डिस्पोजल का बेस्ट मेथड क्या है? तो रिफ्यूज कर गया चीज़ है जिसको हम उपयोग फिर से नहीं कर सकते हैं, उसको यही है कि आप अच्छे से उसको बर्न कर दीजिए, जला दीजिए। समझ रहे बात को? चलिए 57 है, किसी डिजीज का कम्युनिटी में अचानक से अत्यधिक मात्रा में फैल जाना। देखिए अगर किसी राज्य तक सीमित हो, समझ गए, किसी समुदाय तक चीज़ें अचानक से तेज़ी से फैलने लगे तो उसे हम लोग एपिडेमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। समझ रहे हैं? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसी डिजीज का किसी एरिया में स्थिर रूप से प्रेजेंट रहना, यानी कोई रोग है किसी क्षेत्र में, स्थिर रूप से वह बना है, समझ गए, फैल नहीं रहा है, बना है, स्थिर में है, कांस्टेंट है, तो उसे हम लोग इंडेमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेमिक। समझ रहे हैं? और यहाँ पे आगे है कि निम्न में से कम्युनिकेबल डिजीज के प्रिवेंशन से संबंधित टर्म क्या है? कोई ऐसा संचारी रोग है जिसको रोकथाम करना है, तो रोकथाम करने से कम्युनिकेबल डिजीज को देख लीजिए, इनमें कौन रोकथाम करने वाला है? तो आइसोलेशन, पृथकीकरण, जिसमें संक्रमित व्यक्ति को किसी नॉर्मल मरीज से अलग रखना, अलग वार्ड में रखना, जिसे आइसोलेशन वार्ड कहते हैं। समझ रहे हैं? चलिए 60 है यहाँ पे, डिजीज रोग जो कि कंट्री से दूसरे कंट्री में स्प्रेड करता है उसे महामारी पैंडेमिक बोलते हैं, और यह एक से दूसरे देशों में फैलता है। समझ रहे हैं? चलिए यानी बड़े क्षेत्र में। आगे है मदर से फीटस में डिजीज का ट्रांसमिशन, पढ़ा चुके हैं, वीडियो में आया था कि माँ से भ्रूण में जो फैलता है रोग वह वर्टिकल ट्रांसमिशन से फैलता है, वर्टिकल। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़े। चलिए आगे है क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं 62 नंबर का है कि कंटेमिनेटेड आर्टिकल द्वारा डिजीज ट्रांसमिशन क्या कहलाता है? ये क्या होता है कंटेमिनेटेड आर्टिकल? कंटेमिनेटेड आर्टिकल का मतलब होता है दूषित वस्तु, दूषित वस्तु या संक्रमित वस्तु, जिससे किसी दूसरे को जो है संक्रमण हो, जिस वस्तु से, जो दूषित वस्तु हो, उससे हम लोग जो है फोमाइट बोर्न ट्रांसमिशन कहते हैं। फोमाइट जो होता है, जहाँ भी फोमाइट वर्ड आ जाएगा समझ जाइएगा कि वो किसी संदूषित, किसी संक्रमित वस्तु से संक्रमण को बता रहा है। समझ रहे बात को? चलिए आगे है 63 है, एक पर्सन जिसमें डिजीज का एजेंट जो प्रेजेंट होता है परंतु क्लिनिकल फीचर अब्सेंट होते हैं। देखिए एक व्यक्ति है जिसमें रोग का कारण तो मौजूद है कि वह रोग पैदा करने वाला कारण है, लेकिन उस व्यक्ति में कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। अब एज फॉर एग्जांपल मानिए कोविड के समय बहुत सारे लोग के पास कोविड था, लेकिन उनमें कोई लक्षण दिखा ही नहीं। कोविड का वायरस उनके अंदर है जो रोग पैदा कर सकता है, जो रोग जो है ट्रांसमिशन कर सकता है, लेकिन उनको कोई लक्षण नहीं दिख रहा था। अब जब लक्षण उनको कुछ नहीं दिख रहा था तो वह नॉर्मल तरीके से थे, सब लोग जा रहे थे, सब लोग घूम रहे थे, सबसे मिल रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति के अंदर रोग का कारण मौजूद था। वैसा व्यक्ति कैरियर होता है, वाहक होता है, जो रोग को ढोता है एक से दूसरे जगह पर। अब वो उसके पास कोई लक्षण नहीं था, सब जान रहा था ये व्यक्ति ठीक है, इसके पास कोई लक्षण नहीं है, तो लोग उससे मिलते थे, जुलते थे। अब क्या पता कि इसके अंदर कोई लक्षण दिख नहीं रहा है, लेकिन इसके अंदर जो है रोग उत्पन्न करने वाला कारण है, यानी वो व्यक्ति कैरियर, ढोने का काम कर रहा है, संक्रमण जो दूसरे को ले जाके पटा देगा। बात समझ रहे हैं ना? ये होता है। ओके चलिए 64 है यहाँ पे, निम्न में से रोकथाम के तृतीय स्तर में शामिल है। तृतीय स्तर में कौन शामिल होता है? देखिए तृतीय स्तर में शामिल होने का मतलब होता है फर्स्ट में नॉर्मल
चीज़ों को पहले ही हम बीमारी से पहले ही जो है हम उसको रोकथाम का उपाय करने लगते हैं। सेकेंड में बीमारी हो गया होता है तो उसे ट्रीटमेंट डायग्नोसिस वगैरह करते हैं ठीक करने के लिए। तीसरा जो होता है टर्शियरी वाला, ये वैसा लेवल है जहाँ पे जटिलताओं को कम किया जाता है, ठीक नहीं किया जा सकता है। बात समझ लीजिए, जैसे कोई अपंग व्यक्ति है तो उसको और ज़्यादा समस्या ना हो, उसके समस्याओं को हम कैसे कम कर सकते हैं, ये टर्शियरी में होता है। लेकिन आप उसके अपंगता को, डिजेबिलिटी को तो समाप्त नहीं कर सकते हैं। अगर उसका पैर कट गया है तो उसको पैर को तो जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन तीसरा उपाय में हम ये कर सकते हैं कि अगर उसका पैर कट गया है तो आर्टिफिशियल जो आता है पैर वो लगवा सकते हैं, ठीक है ना, उसको व्हील चेयर दे सकते हैं, तो उसके दुख को कम कर सकते हैं। तो ये टर्शियरी में होता है। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं। कहता है पेयजल में फ्लोराइड का ऑप्टिमल लेवल कितना होता है। जो पेयजल होता है उसमें फ्लोराइड का ऑप्टिमल लेवल कितना होता है, तो ऑप्टिमल 0.5 होता है। कितना होता है? 0.5 mg पर लीटर। अब देखिए 0.5 के पास कौन सा है? ए है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे है यहाँ पे मंडे मॉर्निंग फीवर का अन्य नाम क्या है। मंडे मॉर्निंग फीवर का अन्य नाम क्या है? तो मंडे मॉर्निंग फीवर का अन्य नाम जो है बायसाइनोसिस है, ऑप्शन नंबर बी। अब ये बायसाइनोसिस किससे होता है आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं। 67 है, निम्न में से किसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बैकबोन माना जाता है। तो बैकबोन जो माना जाता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, वो अपन होम विजिट गृह मुलाकात होता है। बात समझ रहे हैं? आगे है यहाँ पे 68 में है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। सबको पता है मिशन इंद्रधनुष लेटेस्ट प्रोग्राम है, यानी 10-11 साल हो रहा है, और यह जो है टीकाकरण से संबंधित है। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले मिशन इंद्रधनुष कब शुरू किया गया था, तो उस चीज़ों को आपको देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से ह्यूमन बॉडी में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ऑर्गेन कौन सा है। सब लोग जानते हैं सबसे बड़ा ऑर्गेन पूछेगा तो स्किन होगा, सबसे बड़ा ग्रंथि पूछेगा तो आपके लीवर होगा, सबसे बड़ा अगर हड्डी पूछेगा तो फीमर होगा, जांघ का। समझ रहे हैं बात को? चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ह्यूमन हार्ट में पाए जाने वाला अपर चेम्बर क्या कहलाता है। देखिए हार्ट में 4 लेयर होता है, 4 लेयर, सॉरी हार्ट में जो है लेयर तो आपके 3 ही होता है, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं कि हमसे पूछ रहा है चेम्बर, तो 2 चेम्बर में होता है, अपर और लोअर। अपर वाला जो होता है उसे आइट्रियम बोलते हैं, आलिंद, और नीचे वाला वेंट्रिकल, राइट आइट्रियम लेफ्ट आइट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये याद रखिएगा, ऊपर वाला कहेगा तो आट्रियम और नीचे वाला कहेगा तो नीले वेंट्रिकल। समझ रहे बात को? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, अपर एक्सट्रीमिटी में पाई जाने वाली बोन कौन सी है, यानी ऊपरी अंग में कौन सा इनमें से हड्डी जो है पाई जाती है, हमको ये बताना है। फ्रंटल, टिबिया, इलियम। देखिए इलियम भी निचला है, टिबिया भी निचला है, और फ्रंटल तो आपको पता है कहाँ का है, कमेंट कीजिए। लेकिन ये अल्ना जो है, अल्ना आपके जो है ऊपरी बाह का जो है आपके हड्डी है। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है माय डियर, यहाँ पे कहता है कि निम्न में से निचली पाद लोअर एक्सट्रीमिटी में पाई जाने वाली बोन कौन सी है। तो टिबिया या पैर की है, निचली अंगों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे बात को? चलिए 73 है, निम्न में से किस ऑर्गेन में भोजन डाइजेशन नहीं होता है। भोजन डाइजेशन किस में नहीं होता है? अमाशय में होता है, इलियम में भी होता है, ड्यूडेनम में भी होता है। ये दोनों छोटी आंत का जो है भाग है, ठीक है, और स्टोमेक पता ही है, लेकिन ईसोफेगस में कोई पाचन नहीं होता है। समझ रहे बात है? यह आहार नाल का ही भाग, लेकिन इसमें कोई पाचन नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। आगे है यहाँ पे 74 नंबर है, स्किन में पाई जाने वाली स्वीट ग्लैंड का कार्य क्या है। जो आपका स्किन में पाए जाने वाला जो स्वीट ग्लैंड है, जो श्वेत ग्रंथियाँ हैं, इनका क्या काम है? तो इनका काम है तापमान, टेम्परेचर को रेगुलेट करना और सीक्रेट मतलब उत्सर्जन भी करना, जिससे वेस्ट पदार्थ भी पसीना के द्वारा निकलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे 75 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से क्रेनियल गुहा में पाए जाने वाले ऑर्गेन कौन सा है। तो क्रेनियल कैविटी में पाए जाने वाला ऑर्गेन ब्रेन होता है,
ए पूछेगा तो थोरेटिक कैविटी में, ब्रिक पूछेगा एब्डोमिनल कैविटी में, यूट्रस पूछेगा तो पेल्विक कैविटी में। ये आपके जो है पाए जाने वाले ऑर्गेन हैं। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 76 नंबर है, निम्न में से थोरेसिक कैविटी में पाए जाने वाला ऑर्गेन मैंने अभी बता दिया, लंग्स है। ठीक है, आगे है समान मूत्र में जो अपन ग्लूकोज होता है, समान मूत्र में ग्लूकोज क्या होता है, उपस्थित होता है या अनुपस्थित होता है? तो अगर उपस्थित हो जाएगा तो वो अपन जो है डायबिटीज का लक्षण है। तो समान मूत्र में ग्लूकोज जो होता है अनुपस्थित होता है। बात को ध्यान में रखिएगा, समझ गए? चलिए आगे है 78 नंबर, इंटेस्टाइनल जूस का पीएच जो है कैसा होता है? इंटेस्टाइनल जो जूस होता है उसका पीएच कैसा होता है, किस प्रकृति का होता है? तो जो इंटेस्टाइनल जूस होता है, आंतरीय जूस जो होता है, उसका पीएच जो है अपन क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है, याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़े। चलिए आगे अब यहाँ पे बढ़ा जाए तो आगे का यहाँ पे जो क्वेश्चन होने वाला है वो क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो है, देख लीजिए, ह्यूमन हार्ट में पाए जाने वाले लोअर चेम्बर है। अभी ऊपर वाला जान गए, लोअर चेम्बर वेंट्रिकल होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। आगे है यहाँ पे कहता है कि निम्न में स्कल में पाई जाने वाली बोन कौन सा है? तो खोपड़ी में पाए जाने वाला आपका यही फ्रंटल होता है। ठीक है, फ्रंटल जो हड्डियां हैं ये आपके खोपड़ी में पाया जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, निम्न में से किस बोन को कॉलर बोन भी कहा जाता है? तो कॉलर बोन किसे कहते हैं? तो जो अपन क्लेविकल बोन होता है इसे जो है कॉलर बोन भी कहते हैं, इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके क्लेविकल बोन को कॉलर बोन भी बोलते हैं। ओके, आगे है 82, ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाली कौन सी हड्डी सोल्जर ब्लेड के नाम से भी जानी जाती है? सोल्जर ब्लेड के नाम से जानी जाती है कौन? तो एस्केपुला जो होता है, ये एस्केपुला जो है लगभग कहा जाए यहाँ पे तो कुछ इस प्रकार से जो है त्रिकोणाकार हड्डी होता है ट्रायंगुलर शेप में, और इसीलिए इसे जो है सोल्जर ब्लेड के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह एक फ्लैट जो है चपटा जो है हड्डी होता है एस्केपुला। समझ रहे बात को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जो है यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से सेल के किस ऑर्गेन को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं? सब लोग को ये पता होगा, जो भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे सेल के बारे में उस सबको पता है कि सेल के किस ऑर्गेन को प्रोटीन निर्माण का फैक्ट्री कहा जाता है, सब लोगों को। तो ये राइबोसोम इज द राइट आंसर। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ माय डियर। 84 नंबर का है, निम्न में से कौन सा ऑर्गेन वक्ष गुहा थोरेटिक कैविटी में पाया जाता है? तो थोरेटिक कैविटी में कौन पाया जाता है इनमें से? तो इनमें से आप देख लीजिए यहाँ पे हृदय भी पाया जाता है, महाधमनी भी, औरोटा भी, और ब्रोंकाई भी जो कि फेफड़ा में खुलता है दोनों। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये आप समझ गए 84 तक। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन यहाँ पे, कहता है निम्न में से कौन सा ऑर्गेन उदर गुहा में नहीं पाया जाता है? देखिए उदर गुहा में नहीं पाया जाता है, लीवर पाया जाता है। ठीक है, लीवर पाया जाता है और ये राइट साइड में होता है। छोटी आंत भी पाया जाता है, गाल ब्लैडर भी पाया जाता है, लेकिन ओवरी नहीं पाया जाता है। ठीक है, ओवरी कहाँ पाया जाता है? यूट्रस। कमेंट करके आप बिल्कुल बता सकते हैं। समझ गए? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है ना, आगे अब यहाँ पे हम लोग जो आगे आते हैं, निम्न में से कौन सा हार्मोन अग्र पीयूष ग्रंथि सीक्रेट नहीं करती है? अग्र कौन सीक्रेट नहीं करती है? यानी आगे से अब दो तरीके से होता है, प्यूटरी ग्लैंड से आगे से और पीछे से, एंटेरियर और पोस्टेरियर। अब कह रहा है कि अग्र पीयूष ग्रंथि से सीक्रेट होने वाला नहीं है, कौन? आप बताएं, बताएं। तो आगे से जो सीक्रेट होने वाला नहीं होता है वो कौन सा है? आपको यहाँ पे जो है बताना है। समझ रहे चीज़ को? चलिए आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है, TSH, LH, प्रोलैक्टिन या कैल्सिटोनिन। समझ रहे हैं? तो आपको जो है इसका राइट आंसर जो है कमेंट करके बताना है। समझ गए? जो पढ़े होंगे जरूर बताएंगे, और ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कराया हूँ। ठीक है, चलिए अब अपन यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके यहाँ पे देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं? चलिए अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता के बारे में ऑब्जेक्टिव में शामिल कौन है?
देखिए ध्यान से, निम्न में से स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता के ऑब्जेक्टिव में शामिल है, कौन शामिल है? पीपुल के हेल्थ प्रोमोटिंग हैबिट डेवलप करने के लिए प्रेरित करना, पीपुल को विभिन्न रोग के प्रिवेंटिव मेथड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रदान करना, पीपुल को हेल्दी रहने के तरीके के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो देखिए, एक व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता के लिए जो शामिल होना चाहिए वो इनमें से तीनों जो है राइट होगा, क्योंकि आप एक व्यक्ति को उसके हेल्थ प्रोमेट में हैबिट डेवलप करके आप उसको आदत बदल कर आदत में विकसित करके आप हेल्थ प्रोमोट कर सकते हैं। आप अगर किसी रोग को बचाना चाहते हैं तो रोकथाम की विधि बताइए लोगों को, तो रोग से बचेंगे, बात सही है। आप लोगों को अगर हेल्दी रखना चाहते हैं तो आप उसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराइए जिससे वो हेल्दी रह सके। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे। तो आगे है, निम्न में से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले जीवन शैली में शामिल नहीं है, यानी जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले जो है जीवन शैली, इनमें कौन नहीं है जो स्वास्थ्य को बढ़ावा जो है नहीं देता है? बैलेंस डाइट लेना जीवन शैली है जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा, तो ये तो नहीं होगा, ये तो पूछ रहा है नहीं है। यानी स्वास्थ्य को खराब करने वाला कौन हैबिट है इसमें, ये पूछ रहा है। सुबह के समय टहलना, ये भी सही बात है भाई, ये भी हेल्थ को प्रमोट करेगा। सभी दैनिक कार्य निश्चित दिनचर्या के साथ कंप्लीट करना, ये भी बात सही है, ये भी बेसिक लाइफ को अच्छा करेगा। लेकिन अधिक वसा युक्त भोजन लेंगे तो यह दैनिक स्टाइल लाइफ स्टाइल गलत है, यह नहीं है आपके हेल्दी लाइफ के लिए सही। तो ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर है, निम्न में से कौन सा नेशनल प्रोग्राम 1987 में स्टार्ट हुआ? समझ रहे बात को? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1987 में कौन हुआ शुरू? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल स्मॉल पॉक्स इराडिक्शन कंट्रोल प्रोग्राम। अब देखिए, प्रोग्राम मलेरिया मैंने आपको पढ़ा रखा है, समझ गए चीज़ को? मलेरिया कब हुआ था आप लोग कमेंट करके बताएं। दूसरी चीज़ें यहाँ पे रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम भी पढ़ा चुका हूँ थ्योरी वाला वीडियो में। ये जो है आपके 1986 में पहला केस मिला और 1987 में जो है आपको भारत सरकार ने इसके लिए एक थोड़ा बहुत जो है प्रोग्राम भी शुरू किया। तो ये एड्स वाला राइट होगा। 90 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे माय डियर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक एडल्ट का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? आप सबको पता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज द राइट आंसर। क्या होगा? आप लोग सबको पता है, एक एडल्ट का बॉडी टेम्परेचर बाई ओरल, सॉरी यहाँ पे बाई ओरल पूछ रहा है, ठीक है ना, ओरल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ओरल पूछ रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए बाई ओरल में इनमें से कौन सा राइट होगा। समझ रहे हैं चीज़ को? बाई ओरल में इनमें से कौन सा होगा राइट, आप लोग कमेंट कीजिए। आगे है यहाँ पे देख लीजिए, निम्न में से व्यक्ति के हेल्थ स्टेटस को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन है? यानी स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले फैक्टर इनमें कौन है? आनुवांशिक फैक्टर, इन्वायरमेंट फैक्टर, व्यक्ति की जीवन शैली और इनमें से सभी। तो देखिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। एक व्यक्ति को उसका जीन जो जीनेटिक फैक्टर होता है ये भी प्रभावित करता है स्वास्थ्य को, पर्यावरण भी प्रभावित करता है, उसका जीवन शैली भी प्रभावित करता है, खान पान भी प्रभावित करता है। तो कुल मिला के ये सब चीज़ बिल्कुल प्रभावित करता है जीवन शैली को। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका यहाँ पे हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम लोग चलते हैं तो कहता है कि निम्न में से हेल्थ असेसमेंट का उद्देश्य नहीं है। हेल्थ असेसमेंट का उद्देश्य नहीं है, तो हेल्थ असेसमेंट का उद्देश्य नहीं है कौन सा? कम्युनिटी मेंबर के स्वास्थ्य स्तर का निर्धारण करना हेल्थ असेसमेंट का उद्देश्य नहीं है। मतलब स्वास्थ्य के आकलन का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है? स्वास्थ्य का आकलन हम क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य होता है, उसी चीज़ को बताना है। कम्युनिटी मेंबर्स के स्वास्थ्य स्तर का निर्धारण करना, कम्युनिटी मेंबर के लोगों की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम एंड नीड्स का पता लगाना, कम्युनिटी मेंबर के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, बुखार का पता लग जाने पर पेशेंट को पैरासीटामोल देना। तो हेल्थ असेसमेंट का उद्देश्य इनमें से कौन नहीं है, इस चीज़ को मुझे बताना है। तो देखिए हेल्थ असेसमेंट का ये उद्देश्य नहीं है। आप मरीज का आकलन इसलिए नहीं करते हैं कि बुखार हो गया तो आप उसे पैरासीटामोल दे दीजिए ठीक हो गया, ये उद्देश्य नहीं होता है, ये आकलन नहीं होता है। आकलन करने का मतलब होता है कि आप कम्युनिटी मेंबर के स्वास्थ्य स्तर का निर्धारण करने के लिए असेसमेंट करते हैं। आप मेंबर के लोगों की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम और नीड्स का पता लगाने के लिए आकलन करते हैं। आप आकलन इसलिए करते हैं
कि स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर कैसे कर सके, सेवाओं को और कैसे लोगों तक पहुंचा सके, इसलिए असेसमेंट करते हैं। ठीक है ना, तो असेसमेंट इसलिए करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे निम्न में से फिजिकल हेल्दी एडल्ट का लक्षण नहीं है, तो फिजिकल हेल्दी एडल्ट का लक्षण नहीं है। वाइटल साइन का समान होना, ये तो हेल्दी का है लक्षण, तो ये तो होगा नहीं। व्यक्ति को अच्छी भूख लगना तथा अच्छी नींद आना, ये भी हेल्दी एडल्ट का है लक्षण। व्यक्ति के सभी अंगों को फिजियोलॉजिकल समान होना, ये भी है भाई लक्षण, समान लक्षण। रिस्पायरेशन रेट 30 से 32 होना, ये गलत है। अगर 30 से 32 अगर रिस्पायरेशन रेट हो जाता है एडल्ट में, तो फिर वो समस्या हो जाता है, टेकीकार्डिया हो जाता है 24 के बाद, और ये अपन गलत हो जाएगा। समझ रहे? चलिए, सॉरी टेकीकार्डिया नहीं, टेकीपेनिया होता है श्वसन में। अब आता है 94 है, निम्न में से मेंटली हेल्थ व्यक्ति का लक्षण क्या है। देखिए, जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है वो सारा कुछ अपना अच्छे से ठीक ढंग से करता है। तो मेंटली हेल्दी जो व्यक्ति होते हैं उनका लक्षण होता है इमोशनली रूप से वह मजबूत होंगे, सही है। वह एडजस्टेबिलिटी मतलब एडजस्ट सबके साथ बनाएंगे, सही है। और उनमें अब्सेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज होता है, एक्सट्रीमीज, समझ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी होता है। ठीक है, चलिए आगे है। यहाँ पे 95 नंबर का माय डियर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा डे 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 28 जुलाई को सेलिब्रेट कौन सा किया जाता है, तो 28 जुलाई को जो सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ऑप्शन नंबर ए। टीबी रोग पढ़ा दिए, डायबिटीज पढ़ा दिए, पोलियो पढ़ा दिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, समझ रहे हैं। चलिए आगे है। यहाँ पे निम्न में से हेल्थ पर निगेटिव इफेक्ट करने वाली लाइफ स्टाइल कौन सी है। हेल्थ पर निगेटिव इफेक्ट करने वाले लाइफ स्टाइल, बैलेंस डाइट लेना, ये तो सही है, ये तो निगेटिव है नहीं। सुबह के समय टहलना, ये भी निगेटिव नहीं है। दैनिक कार्य कंप्लीट करना सही समय से, ये भी निगेटिव नहीं है। अधिक वसा युक्त, ये निगेटिव है, ये निगेटिव इफेक्ट है बॉडी लाइफ स्टाइल खराब करने का। ठीक है, चलिए ये चीज़ें हो गया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन है अपन देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 1993 में शुरू की गई। 1993 में कौन शुरू किया गया, ठीक है, तो एड्स बता ही दिए। अब देखिए, छोटे स्तर पर 1993 में ही छोटे स्तर पर आरएनटीसीपी की शुरुआत कर दी गई थी, लेकिन बृहद स्तर पर इसे 1997 में जो है आपको ले जाया गया। तो 1993 आरएनटीसीपी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है माय डियर, यहाँ पे कह रहा है निम्न में से मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर कौन सा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर पूछ रहा है, कौन सा है। भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी, एडजस्टेबिलिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी, नॉर्मल वाइटल साइन, क्या होता है। तो देखिए, निम्न में से मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर क्या होता है। तो जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर क्या होता है, ये हमसे पूछ रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वो व्यक्ति इमोशनली स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, और यह इमोशन ही इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। इमोशनली जो बिल्कुल मजबूत होगा वो सेक्सुअल परिपक्वता भी उसके अंदर होगा और उसके अंदर समायोजनशीलता भी होगा। तो ये अपन राइट होगा। समझ रहे बात को। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पे 99 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वैक्सीन एट ए बर्थ दी जाती है। एट ए बर्थ कौन वैक्सीन जो है आपको दी जाती है। तो एट ए बर्थ जो वैक्सीन दी जाती है वो है आपको BCG, समझ गए, ए BCG, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे है। यहाँ पे कह रहा है कि स्त्री के जननांगों से संबंधित डिजीज का अध्ययन क्या कहलाता है। स्त्री के जननांगों से संबंधित डिजीज का अध्ययन क्या कहलाता है। तो रिप्रोडक्टियोलॉजी, गाइनकोलॉजी, साइकोलॉजी, मेनोलॉजी। तो स्त्री के जननांगों से संबंधित रोग होता है तो उसका अध्ययन गाइनकोलॉजी अपन कहलाता है। क्या कहलाता है, गाइनकोलॉजी जो है अपन कहलाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग जो है समझ गए, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आज 100 क्वेश्चन किए हैं और वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं 100 क्वेश्चन तक ही जो है रहने देता हूँ। अब आप लोग जो है इसको अच्छे से
कर कर आएंगे। ठीक है, अच्छे से कर कर इसको आप लोग अब आएंगे। और अब मैं कोशिश करता हूँ कि दिन में 2 वीडियो दूँ एमसीक्यू का। सुबह थ्योरी का जो आता है उसमें अब मैं एक एमसीक्यू करूँगा, शाम में 6 बजे भी एमसीक्यू का आएगा, और हो सके तो बीच में टॉपिक का मैं थ्योरी आपको दे दूँगा। ठीक है, चलिए, चूँकि एक दिन में 200 क्वेश्चन कवर करेंगे तो 10 दिन में 2000 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? और अभी आपके पास 15-16 दिन है, जितना एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए, जितना थ्योरी पढ़ लीजिए बेहतर है। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, इससे आगे शुरू करेंगे। ओके, चलिए।